नमस्कार कॉलेज के मेरे साथियों। हम लोग सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एक टॉपिक है, 1 नंबर का सवाल इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमेशा पूछता है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, इसमें एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। एक सवाल ही बात करेंगे, टोटल 4 सवाल हो गए आज। तो ये जो सवाल है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पर आपसे पूछेगा। कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 10⁴ से 10⁷ तक। ठीक है। इंसुलेटर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी 10⁻10 से 10⁻20 और सेमी कंडक्टर की चलती है। तो हमें इसका एक ऑर्डर याद करना है कि किस ऑर्डर तक कंपाउंड जो है वो चल सकते हैं। तो ये याद रखना है 10⁻22 10⁷ तक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है अपने से। क्या पूछ सकता है? अपने से पूछ सकता है कि बेटा जी कि आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ तक वेरी करती है। तो ये जो वेरी करने का जो रेंज है, ऑर्डर है, वो 10⁻20 to 10⁷ ये पक्का सवाल पूछेगा। यही हमारा सिलेबस है, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। अब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। मेटल्स जो होती है उनमें बैंड होता है, अपन ने पढ़ा था बैंड गैप थ्योरी, उसकी वजह से ही वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसको अपन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सवाल यही बनने वाला है कि यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये बैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है और यहाँ पर कम गैप दिख रहा है। देखने की कोशिश करिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर सकता। आप सब बच्चे जानते हैं, 12वीं पास है, 12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, MSc नेट PhD सब है आप। तो आपको पता है कि इंसुलेटर में जो गैप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में गैप जो होता है वो थोड़ा कम होता है। और ये जो आपकी मेटल्स होती है इनमें तो गैप जो है ये होता ही नहीं बिल्कुल ही, ये क्या होता है, ओवरलैप किए हुए होते हैं। तो ये डायग्राम है, इसमें हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बेसिस पर इनकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किए जाती है। एक सवाल इसमें पक्का आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। फिर हमारे पास में सेमी कंडक्टर आता है। सेमी कंडक्टर को मैं आपको ऐसे समझाऊँ, थोड़ा टॉपिक है सेमी कंडक्टर, समझने की कोशिश करना। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं, जो प्योरेस्ट फॉर्म में किसी भी प्रकार की कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। लेकिन जैसे इनको डोप किया जाता है, जैसे इनमें कोई दूसरी मेटल्स मिलाई जाती है, मैं अभी आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, दूसरी मेटल इसमें मिलाई जाती है तो इनमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम लोग एक तो सीखते हैं PV शर्मा, हमारे एक सर थे PV शर्मा जी। तो PV शर्मा यानी कि P टाइप का यदि आपको सेमीकंडक्टर बनाना है, P टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें बोरोन फैमिली को मिलाना होगा। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थेरियम और N²। ठीक है, मान लो हमारा चौरा वो नक्टा है तो उसको बोल सकते हैं हम लोग नक्टा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वो काम कहते हैं हम लोग पढ़ाई कर ले, वो पढ़ाई ज़्यादा करता है, कम करनी चाहिए उसको। हम कहते हैं कम कर लेता हूँ, वो ज़्यादा करता है, मतलब जो कह रहे हैं उसका उल्टा करता है, वो N²। ठीक है, तो कहने का मतलब है यदि आपको N टाइप का सेमीकंडक्टर बनवाना है तो उसमें N टाइप की इम्प्योरिटी मिला, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली। ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इसमें आपने यदि बोरोन फैमिली डोप करवा दी तो इसमें जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो P टाइप का बनेगा, PV शर्मा। और इसमें आपने नाइट्रोजन एलिमेंट मिला दिया तो इसमें जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो N टाइप का बनेगा। P टाइप में जो कंडक्टिविटी आती है वो होल्स की वजह से आती है, N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, उसमें होल्स मान लीजिए। आप लोग जानते हो P टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं और N टाइप के होते हैं, इनके अपन
NPN बनाते हैं, PN जंक्शन बनाते हैं, डायोड बनाते हैं, ट्रायोड बनाते हैं, इनकी सारी एप्लीकेशन में अभी आपको सिखाने वाला हूँ। सेमीकंडक्टर पर सवाल पक्का है। तो मैं एक चीज़ पढ़ाई, एक तो होती मेटल, एक होती सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक इनका रेजिस्टेंस होता है और इनका भी रेजिस्टेंस होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस जो होता है मेटल्स का वो तो बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाने की वजह से इनमें कंडक्टिविटी बढ़ती है। पढ़ा हुआ है, सवाल आया हुआ है कि कॉपर और सिलिकॉन में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है और इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी कोई भी इफेक्टिव नहीं होती। तो इसको अपन देखते हैं वापस। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच क्या मतलब हुआ, एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने हैं। अब इसमें कौन सी फैमिली मिलाओगे, 15वां फैमिली, यानी कि 15 ग्रुप की जो फैमिली है वो मिलाओगे, यानी कि क्या बन रहा है अपना ये N²। आप समझने की कोशिश करें, सिलिकॉन या जर्मेनियम में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, कोई भी एलिमेंट को मिला दीजिए, इलेक्ट्रॉन रिच आपको सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये ना, इसमें अब आप 14 ग्रुप में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम टाइप की किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। डायग्राम भी आप देख सकते हो, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये N टाइप का क्रिस्टल है और ये P टाइप का क्रिस्टल है। ये जो N टाइप का क्रिस्टल होता है इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें जो होते हैं पॉजिटिव होल्स होते हैं। सवाल इस पर भी पूछा हुआ है और पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या कर रहे हो आप लोग, डायोड बना रहे हो, ट्रांजिस्टर बना रहे हो, रेडियो में काम में आ रहा है, एम्पलीफायर आ रहा है, फोटो डायोड बना रहे हो, ये चीज़ें इनमें यूज होती है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, वैलेंस 14, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है। अब आजकल अपन 13 और 15 को मिलाने से बना सकते हैं, 12 और 16 को भी मिलाने से बना सकते हैं। ये देखो ये बना हुआ है, गैलियम और आर्सेनिक, भी आपके क्या हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर हो रहे हैं। जिंक सल्फाइड, CdS, ये भी आपके नए टाइप के सेमीकंडक्टर हैं। अपन लोगों को पता ही नहीं है ये चीज़ें, ये 12वीं में लिखी हुई है, ठीक है। यानी कि अपन को केवल ये पता है कि P टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, N टाइप का होता है, बोरोन फैमिली मिलाने से होता है, नाइट्रोजन फैमिली मिलाने से होता है। अभी नए टाइप के सेमीकंडक्टर भी बना दिए। ये फर्स्ट ग्रेड में 2 से 4 बार सवाल पूछ लिया है, हो सकता है। ये जो रीनियम जो है ना, रीनियम ऑक्साइड, ये कॉपर की तरह होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है रीनियम ऑक्साइड इज मेटलिक कैरेक्टर कॉपर, मतलब इसकी कंडक्टिविटी और उसकी कंडक्टिविटी अप्रोक्स क्या होती है, सेम होती है। इन ऑक्साइड की कंडक्टिविटी भी अप्रोक्स क्या लगती है आपको, मेटल जैसी लगती है। तो ये हमारा था मेटल प्रॉपर्टी, सेमीकंडक्टर। एक सवाल जो भी है, अब पिछली बार भी हमारे बॉक्स बना के आया था, लिंक बना के आया था, उसमें लिंक बना हुआ था, आपने देखा था कि ऐसे ऐसे था, 1 2 3 अलग अलग उधर डिवाइस वगैरह दी। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखें। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। आप लोगों को जब अपन छोटे थे 10th क्लास में, तो आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट आती है, कराया था, और करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और मैग्नेटिक फील्ड से आता है मैग्नेटिक मोमेंटम। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के मैग्नेटिक मोमेंटम है, μS प्लस μL। आप सब होशियार बच्चे हैं। μL जो होता है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, तो μS ही हमारा स्पिन ओनली फॉर्मूला होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बार मैग्नेट। यस, अच्छे से पता है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होता है। जिसमें भी 2 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, और जिसमें भी पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा डायामैग्नेटिक होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वही सवाल है, वही आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में ले लो, सेकंड ग्रेड में ले लो। आरपीएससी का ट्रेंड ही यही है कि एनसीईआरटी से बाहर कभी भी सवाल पूछते ही नहीं ना, वो जाते हैं कई बार।
एनसीईआरटी ही अपने सब के लिए, चाहे नहीं तो कुछ भी, एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है बेसिक टॉपिक्स के लिए। जो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं उनको तो उनके पास पता नहीं कौन सी बुक्स है उनसे पूछते हैं, लेकिन इसमें ये एनसीईआरटी से पूछते हैं। ज़्यादातर सवाल आपने देखे होंगे एनसीईआरटी से आए। ठीक है सर, अब क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि ऐसे डायग्राम बने हुए हैं ऐसे, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक, ऐसे बने हुए हैं तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक। लेकिन यदि डायग्राम में कुछ ऐसे हो जाए तो पहले आप लोग फेरोमैग्नेटिक थे, पहले आप क्या थे, फेरोमैग्नेटिक, अब आप हो गए डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, पहले तो आप फेरोमैग्नेटिक थे, अब आप लोग डायामैग्नेटिक हो गए, और मान लो ऐसे रह गए आप लोग, ठीक है, यानी कि थोड़े से उल्टे सीधे हो गए, मतलब जितना फेरोमैग्नेटिज्म आना चाहिए था उतना नहीं आया, थोड़ा कम आ गया, तो आप लोग पैरामैग्नेटिक हो गए। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक होना भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरोफेरीमैग्नेटिज्म, फेरोफेरीमैग्नेटिज्म। अब आप समझेंगे टोटल अपन ने क्या बातें कर ली है। अपन ने बात कर ली पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, आपका आयरन आ जाएगा, आपका कॉपर +2 आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको पढ़ना है मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक में गैडोलियम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, निकिल आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। फिर मान लो आपको पढ़ना है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक में आपका वाटर आ जाएगा, आपका बेंजीन आ जाएगा। एग्जाम्पल यही दिए हुए एनसीईआरटी में। अब जो अगला पढ़ा रहा हूँ मैं एंटी फेरो, प्लीज ध्यान दीजिए, एंटी फेरो, एंटी फेरो का एक ही एग्जाम्पल है MnO, अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा एनसीईआरटी से, यही एक एग्जाम्पल है, और एक है फेरोफेरीमैग्नेटिक, फेरोफेरीमैग्नेटिक, इसमें मिक्स ऑक्साइड्स आते हैं, फेरो कौन से आते हैं बेटा, मिक्स ऑक्साइड्स, ये ऐसे, क्लियर। ये कोबाल्ट का भी ट्राई ऑक्साइड्स है, कोबाल्ट टू ये वाला, तो ये वाले जो ऑक्साइड्स होंगे ये हमारे किस में जाएंगे, फेरोफेरीमैग्नेटिज्म। तो अब सीधा अपन एनसीईआरटी पे चलते हैं। ये छोटी क्लास है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करें, ग्रुप में जुड़ें, जिससे कि हम लोग अच्छा कर सकें। ठीक है, ये रही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट आएंगे। इसकी जो यूनिट है वो कैसी होती है, बार मैग्नेट्रॉन होती है। कितने टाइप के हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीफेरोमैग्नेटिक। सवाल जो है इनके एग्जाम्पल पर आएंगे, 100% एग्जाम्पल पे आएंगे। ये ध्यान रखना है कि पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल ये है, डायामैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल ये देखो, बेंजीन, NaCl और वाटर है। फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल देखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम ऑक्साइड और गैडोलियम है। प्रॉपर्टीज जो है वो अपन को पता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिज्म में, ये वगैरह वगैरह। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में आपको बता दिया मैंने, MnO एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल है, और फेरीमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल जो पहले फेरोमैग्नेटिक थे लेकिन बाद में वो लोग किस में कन्वर्ट हो गए, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गए। तेरा ये देखिए पहले सब एक डायरेक्शन में है, दैट मीन्स फेरो। अब क्या हुआ दादा, ये एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया एंटी फेरो। एंटी फेरो का एक ही एग्जाम्पल है MnO। ठीक है भाई रवि, और अब जो है अब 3 ऐसे हैं, 2 उल्टे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे फेरोफेरीमैग्नेटिज्म, और इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो मिक्स ऑक्साइड्स वगैरह ये होंगे। अभी मैंने आपको इस बताए थे ये वाले। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास भी आपको 1 नंबर दिला सकती है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। एक तो डैम श्योर मानिए, एक सवाल और भी बन सकता है। टोटल 10 सवाल हमारे बनने वाले हैं, जिसमें 5 सवालों पे हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको
ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज्वाइन करें। थैंक यू।